अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदार। जी से शुरू होता है हर सवाल, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं कि जिन पर हम सवाल उठाएंगे। पनामा इंक्वायरी कमीशन के लिए हुकूमती TORs सामने आए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अपोजिशन के मुतफिका TORs अभी तक सामने न आए। आज जमात इस्लामी ने अपने 13 टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पेश कर दिए। क्या अपोजिशन ताहाल मुतफिका पोजीशन लेने में नाकाम हो रही है? तांदलियावाला शुगर मिल्स और सुपीरियर टेक्सटाइल मिल से कर्जे जहांगीर खान तरीन ने ही मुआफ करवाए। कल हमने अपने प्रोग्राम में अहम और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने रखे थे। जहांगीर तरीन की ताहाल पुरस्कार खामोशी को इकरार समझा जाए या फरार? भारत के दबाव पर अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने पाकिस्तान के लिए $430 मिलियन इमदाद में रखना डाल दिया। पाकिस्तान को मिलने वाले मजीद 8 F-16 तैयारे खटाई में पड़ गए। अमेरिका में मजबूत भारतीय लॉबी के सामने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कमजोर क्यों है? और स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर एक निजी टीवी के एंकर पिस्तौल समेत सिंध असेंबली जा पहुंचे। पाकिस्तान में सहाफती इक़दार कहीं सनसनीखेजी की नजर तो नहीं हो रही? ये है आज की जिहिद। आपको दिखाते हैं हम आज का सवाल। जी कहिए, आप ट्विटर अकाउंट जी फारूकी पर जा सकते हैं। आज का सवाल हमारा है कि क्या पाकिस्तान में किए जाने वाले सहाफती स्टिंग ऑपरेशन सहाफती इक़दार के मुताबिक हैं? ऑप्शंस हैं जी हां, जी नहीं। अपनी राय दीजिए। ट्विटर अकाउंट जी फारूकी पे आपकी राय हम प्रोग्राम के आखिर में दिखाएंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी आज की पहली स्टोरी की जानिब। पनामा इंक्वायरी कमीशन को तश्कील देने के लिए TORs अपोजिशन इस पे कोई भी मुतफिका पोजीशन लेने में ताहाल नाकाम नजर आती है। पनामा लीक्स तहकीकात के हवाले से पूरी कौम इंतजार की सूली पे लटक रही है। एक तरफ हुकूमत की तरफ से तय करदा TORs अपोजिशन के लिए काबिल कबूल नहीं है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन मुश्तरका पोजीशन लेने में नाकाम नजर आती है। और आज जमात इस्लामी ने इंक्वायरी कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस डिफाइन करने में लीड ली है और अपने 13 निकात, अपने 13 टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सामने रख दिए हैं। इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इंक्वायरी कमीशन को पाबंद बनाया गया है कि वो 15 दिन के अंदर तमाम तर मालूमात इकट्ठी कर ले और 2 महीने के अंदर अपनी तहकीकात पूरी करके सजा देने का मजाज भी हो ये कमीशन। जमात इस्लामी के अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तो सामने आ गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मुश्तरका पोजीशन अपना सकेंगी? इसके अलावा चीफ जस्टिस की आमद भी है, जिसकी बाद हुकूमत की तरफ से अदलिया को लिखे गए इंक्वायरी कमीशन के खत का मुकद्दर क्या होगा, इसका फैसला भी हो जाएगा कि आया चीफ जस्टिस हुकूमती TORs को मानते हैं या फिर अपोजिशन के TORs का भी इंतजार करते हैं या कोई और रास्ता चुनते हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद शाह साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद शाह साहब। वालेकुम। शाह साहब, जमात इस्लामी के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आज सामने आ गए हैं पनामा इंक्वायरी कमीशन के हवाले से। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या ये आपको काबिल कबूल होंगे या आपको इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पे कहीं कोई एतराज है? देखिए, मुझे किसी चीज पे हमें एतराज नहीं है। हमें तो हम तो ये चाहते हैं कि हमने जो 2 तारीख को मीटिंग रखी है जी, इस सिलसिले में उसमें जो हमारे स्वामी ने भी TORs बनाए हैं, जो हमने बनाए हैं, जो PTI ने बनाए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार ने बनाए हैं, हम मिलकर बैठेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे TORs हो जो गवर्नमेंट भी उसको एक्सेप्ट कर ले और हम भी उसको एक्सेप्ट कर ले। मिलके हम चाहते हैं इस मसले का हल निकले।
हम नहीं चाहते कि हम हर बात पे कोई सियासत करें। हम चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले, एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये भी नजर ना आए कि अपोजिशन बराए अपोजिशन हो रही है। ये इशू ऐसा है जिसमें ये पाकिस्तान के किसी सियासी जमात ने या पाकिस्तान की मीडिया ने इसको नहीं उठाया, ये इंटरनेशनली इशू टेकअप किया गया है। तो हम चाहते हैं कि हम विद इन पैरामीटर्स हमारे कानून के हैं उसमें रहते हुए शाह साहब, ये जो पैरामीटर्स की आप बात कर रहे हैं, तो जमात इस्लामी ने 15 दिन का आज वक्त मुकर्रर किया है अपने TORs में तमाम मालूमात इकट्ठी करने के लिए कमीशन के लिए, और 2 माह का वक्त मुकर्रर किया है कि अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ले। तो इससे एग्री करते हैं पीपल्स पार्टी? देखें ये चीजें जो भी है ये ना मैं सही बात करना चाहता हूँ। ये ऐसे इशू है, ये इंटरनेशनली एक फॉरेंसिक ऑडिट जो जब तक नहीं होगी ये इसका इल्म नहीं होगा। ये पाकिस्तान में कोई इसका हमारे पास नहीं है कोई अथोराइज। तो आप 2 माह की डेडलाइन से इत्तेफाक नहीं करते शाह साहब? नहीं, मैं समझता हूँ कि इत्तेफाक मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ। अल्लाह करे 2 माह का 1 महीने में हो जाए। और हम ये चाहते हैं जब 2 महीने में हम 2 तारीख को हम बैठ रहे हैं तो जमात इस्लामी भी वहाँ होंगी, हम मिलके सारी अपोजिशन मिलके, सुप्रीम कोर्ट बाहर का भी हमने दावत दी है, वो भी हमें अपने भेजेंगे। को चीफ जस्टिस साहब वापस भी आ रहे हैं और 2 को आपका अपोजिशन का मुश्तरका इजलास भी है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के लिए भी वर्किंग वीक का पहला दिन होगा। कौन मुंतज़िर है? वापस आ रहे हैं चीफ जस्टिस साहब यकम को वापस तशरीफ ला रहे हैं वो पाकिस्तान। हाँ, तो वो 2 तारीख जो है वो पहला दिन है, वर्किंग डे है। वो आते ही पहले दिन तो कोई फैसला नहीं करेगा ना। इन द मीन टाइम हमारा ये भी तो 2 मई को अपोजिशन की तरफ से TORs रख दिए जाएंगे चीफ जस्टिस साहब के सामने। इंशाल्लाह ताला हम तय करके वो TORs चीफ जस्टिस को, हुकूमत को भी देंगे। हम चाहते हैं कि हुकूमत के साथ भी हमारी बात हो, हुकूमत भी हमारे TORs देखे, वो भी अपने दिखाएं जो उनके हैं, और हम मिलके हम चाहते हैं कि ऐसी चीज आए जो ये कैसे होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। कल हफ्ता है, खान साहब का अपना जलसा भी है, वो उसमें मसरूफ होंगे। परसों इतवार है, सियासी तौर पे छुट्टी होती है, तो बल्कि इतवार को खान साहब का जलसा है, उसमें वो मसरूफ होंगे। फिर आगे संवार आ जाएगा, तो बहुत ताखीर नहीं होगी? आप लोग TORs इकट्ठे करेंगे, फिर हुकूमत से भी बात करेंगे? देखे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये कोई ताखीर का मसला नहीं है, कोई जल्दबाजी हम नहीं करना चाहते। अपोजिशन बड़ी स्मूथ वे में मूव करना चाहती है। हम असल रिजल्ट पे जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली इन्वॉल्व है, उसमें नाम आए हैं। तो हम चाहते हैं नेचुरली हुकूमत कहते हैं कि एंड तक जाएगी अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि उनका पॉलिटिकल सरवाइव का मसला है, इसलिए सारी चीजों को लेकिन शाह साहब, तमाम तर मुलाकातों के बावजूद बज़ाहिर अपोजिशन इकट्ठी नजर आती है, लेकिन अंदर खाने कहीं लगता है कि अपोजिशन मुत्तफिका पोजीशन नहीं ले पा रही। क्यों नहीं लेते? जमात इस्लामी ने 2 मई का इंतजार नहीं किया, आज अपने अलग से TORs दे दिए। वो अच्छी बात है, लोगों ने किए कि दे दे, तो ये TORs हमारे पास आएंगे ना, मिलके बैठ के बात है। क्या मसला है कि उन लोगों ने, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अपने गोल्स और अपने स्कोर्स है, वो अपना पब्लिक तक पहुंचाएंगे। हमने ये किया है, तो हमारे ये कोई हमें इस बातों का कोई फिक्र नहीं है। हम इन छोटी छोटी बातों पे इसको सीरियस नहीं लेते। हम कहते हैं कि असल जो इशू है उसका रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा शाह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि आज एतजाज अहसन साहब ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके सब कुछ बता दें। अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के सामने आके सब कुछ बता दें तो फिर इंक्वायरी कमीशन के मुतालबे से अपोजिशन पीछे हट जाएगी, या फिर भी इंक्वायरी बात प्राइम मिनिस्टर अगर कहते हैं मैं नहीं हूँ तो ये गलत है, तो किस तरीके से हम मानेंगे? आप नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर तो इंक्वायरी तो किसी भी सूरत में बता दें, अगर बता देते अच्छा, अगर बता देते हैं तो अच्छी बात है, हम सुन लेंगे, और उसी के बताने पे ही हम उन्हीं टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो बनेंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनेंगे, जो उनकी बात की होगी उसी को सामने, उनकी बात को सामने रखते हुए उनको एड्रेस करेंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मुमताज रहनुमा, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर, हमसे बात कर रहे थे। इसी मामले पर मौक़िफ़ लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, चलेंगे इस्लामाबाद जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिराजुल हक साहब, 13 TORs भी आपने देख लिए, खुर्शीद शाह साहब की बात भी आपने सुन ली, हुकूमत अब किस चीज का इंतजार कर रही है? देखिए,
मुतालबा ये किया गया वज़ीर आज़म साहब से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कमीशन बने। हालांकि उन्होंने बात कर दी थी, तो वज़ीर आज़म साहब ने ये बात मान ली, ख़त लिख दिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपने जो बताया है उनके आने का इंतज़ार कर लें। लेकिन सैयद खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की, बात उखाड़ पछाड़ की और नंबर बनाने की नहीं है जी। देखिए, पाकिस्तान से सरमाया बाहर ले जाना, 1992 में इसको प्रोटेक्शन मिली, आज इसको 24 साल हो गए हैं। जो लोग कानून नहीं जानते, जिन लोगों के मकासद कुछ और हैं, वो अपनी अदालतें लगा के बैठ जाते हैं, अपने फैसले करते हैं, जबकि खुद अपना पैसा, जो ज़कात का पैसा, सदकात का पैसा है, वो इन्हीं ऑफशोर कंपनियों में लगाते हैं, इतनी उन्हें अच्छी लगती हैं और डिबो भी देते हैं। अब आपने एक मुतालबा किया, वजीर आजम साहब ने, मुस्लिम लीग नून ने वो मुतालबा मान लिया। अब थोड़ा सुकून नहीं, अब 2 मई को अपोजिशन अपने मुश्तरका TORs 2 मई को अपोजिशन लेकर आएगी, तो हुकूमत के लिए वो काबिल कबूल होंगे, उन पे गौर करेगी हुकूमत? देखिए ना, मैं ये समझता हूं कि ये TORs लेके आए, हुकूमत ने TORs दी और काबीना के मीटिंग के बाद ये बात भी हुई कि अपोजिशन से भी बात करेंगे जी। सैयद खुर्शीद अली शाह साहब जो हैं, ये अपोजिशन लीडर हैं। अब इन्होंने बात की है जो माकूलियत के तकाजे पूरे करने वाली है कि हम भी कोई TORs मुश्तरका तौर पर बनाएंगे अब और हुकूमत के सामने रखेंगे। अच्छा, जमात इस्लामी ने जो अपने TORs आज दिए हैं, सिद्दीक साहब, जमात इस्लामी ने अपने TORs जो आज दिए हैं कि 15 दिन में मालूमात इकट्ठी की जाएं, 2 महीने में तहकीकात मुकम्मल की जाएं, अगर यही मुश्तरका आती है डेडलाइन, तो हुकूमत को कबूल होगी? देखिए ना, ये तो जो कमीशन बनेगा, ये उसने TOR जब बैठ के, अब ये पार्टियां जो हैं ये गवर्नमेंट के साथ बैठेंगी ना, जब बैठ जाएं तो फिर उसके बाद जो इत्तेफाक राय से होगा, ठीक है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं जी, नवाज शरीफ साहब की फैमिली, थोड़ी सी मेरी बात सुन ले, 80 साल से कारोबार में और सनतकारी में है। जब परवेज मुशर्रफ साहब ने यहां मार्शल लॉ लगाया, उन्होंने तमाम रिकॉर्ड खंगाला, मुल्की गैर मुल्की असासे खंगाले, उन्हें तो कुछ नहीं मिला। यही बातें वज़ीर आज़म साहब अपने खिताब में भी कर चुके हैं, बट सवाल यह है कि अगर कोई बात छुपाने वाली नहीं है तो उसे वज़ीर आज़म साहब खुद ही वाज़े कर दें। सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरे पास वक्त भी खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे, कल हमने जहांगीर खान तरीन साहब की कर्जा माफी के हवाले से अहम और नाकाबिले तरदीद सबूत आपके सामने रखे थे। एक दिन गुजरने के बावजूद जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से पुरस्रार खामोशी है, क्या ये खामोशी टूटेगी भी? सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से कर्जा माफी के कल हमने अहम और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए थे। सबूत तो हाजिर हैं, लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से जवाब गायब है। कल के प्रोग्राम में जहांगीर खान तरीन साहब की कर्जा माफी के हवाले से कुछ अहम और नाकाबिले तरदीद सबूत हमने आपके सामने रखे थे। आज फिर वो सबूत हम आपके सामने रखेंगे, तांदलियावाला शुगर मिल्स के हवाले से और सुपीरियर टेक्सटाइल मिल्स का कर्जा जो कि हबीब बैंक से हासिल किया गया था। लेकिन तांदलियावाला शुगर मिल्स के बारे में जहांगीर खान तरीन साहब ने कल एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां उन्होंने एक छोटी सी बात बोली थी। वो क्या थी, सुनिएगा। एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे मौजूद है, कब गई, कितने पैसे गए, क्या किया, ये तमाम टैक्स का रिकॉर्ड का हिस्सा है। एक ताने वाला शुगर मिल के बारे में मुझसे उन्होंने पूछा, मैं तो उससे रिजाइन कर चुका हूँ, रिजल्ट मैंने बाद में उनको दे दिए थे, जवाब मैं इनकी हर डॉक्यूमेंट का दूंगा, मगर ये तो पूछो मुझ पे क्यों हमला कर रहे हो, ताने वाली किसकी है? जहांगीर खान तरीन साहब ने कल अपने टैक्स रिकॉर्ड का हिसाब तो दे दिया था, वो FBR की डायरेक्टरी में भी मौजूद है, लेकिन उनसे सवाल टैक्स अदायगी के हवाले से नहीं बल्कि कर्जा माफी के हवाले से किया जा रहा है। और
कल जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से जो सबूत हमने रखे थे वो सबूत हम आपके सामने एक बार फिर रखते हैं। हमें जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से जवाब का मुसलसल इंतजार है। कल भी हमने सवाल उठाया था, उनके सामने सबूत रखे थे। तांदलेवाला शुगर मिल्स के बारे में जहांगीर खान तरीन साहब ने कहा था कि वो इससे रिजाइन कर चुके हैं और उन्होंने सवाल किया था कि तांदलेवाला शुगर मिल्स किसकी है। हमने कल भी अहम और नाकाबिले तरदीद सबूत की बुनियाद पे आपके सामने साबित किया था कि तांदलेवाला शुगर मिल जहांगीर खान तरीन साहब की ही थी और उन्होंने ही कर्जे हासिल किए थे और उन्हीं के दौर में ही कर्जे माफ किए गए थे। हमने पर्सनल गारंटी दिखाई थी, आज फिर हम आपके सामने ये सबूत रखते हैं। जहांगीर खान तरीन साहब भी उम्मीद करते हैं कि ये तमाम सबूत देख रहे होंगे। उनकी खामोशी मुसलसल पुरअसरार है। क्या ये उनकी तरफ से इकरार है या फिर जवाब देने से फरार है? तांदलेवाला शुगर मिल्स जिससे 8 करोड़ का कर्जा उस वक्त ADBP से लिया गया था, जो कि अब ज़राई तरक्याती बैंक है। 8 करोड़ का यह कर्जा वक्त गुजरने के साथ साथ सूद और दीगर कॉस्ट चार्जेस के साथ चढ़ता गया जहांगीर खान तरीन साहब पे, तांदलेवाला शुगर मिल्स पे, और 28 करोड़ का हो गया। और तांदलेवाला शुगर मिल्स के जनरल मैनेजर फाइनेंस की तरफ से फिर एक दरखास्त ये भी दी गई कि उनकी शुगर मिल्स चूंकि खसारे में जा रही है तो उनका कर्जा सहूलत के साथ उनको अदा करने की सहूलत दी जाए। लेकिन इसके जवाब में 10 करोड़ का कर्जा जो है वो माफ करवा लिया गया था। पर्सनल गारंटी कल भी हमने जहांगीर खान तरीन साहब की आपको दिखाई थी और जहांगीर खान तरीन साहब का वो लेटर भी हमने आपको दिखाया था जो उन्होंने ADBP को लिखा था कर्ज माफ करवाने के हवाले से। उन्हें रिकॉर्ड में से डायरेक्टरशिप से निकाल दिया जाए, लेकिन बैंक ने इसे निगलेक्ट कर दिया था, इसे रिजेक्ट कर दिया था। हबीब बैंक से जो 7 करोड़ का कर्जा माफ करवाया गया था जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से सुपीरियर टेक्सटाइल मिल्स के लिए, उसके सबूत भी हमने आपको दिखाए थे। जहांगीर खान तरीन साहब से हम बारहा राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक मुसलसल पुरअसरार खामोशी है। वो टैक्स अदायगी पर तो बात करते हैं, टैक्स अदायगी के जवाब तो देते हैं, लेकिन कर्जा माफी के जो सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं उनका वो जवाब नहीं दे रहे। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने सिर्फ ये कह के बात का जवाब मुख्तसर कर दिया कि वो तांदलेवाला से रिजाइन कर चुके हैं, और उन्होंने बल्कि ये सवाल उठा दिया था कि बताया जाए कि तांदलेवाला शुगर मिल्स किसकी है। हमने कल भी बताया था और हम ये भी आपके सामने रखना चाहेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ कि नईमुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जबकि मैं आपसे बात कर रही थी, आज सबूत आपको दिखा रही थी, टेलीफोन लाइन पे वो हमारे साथ मौजूद थे जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से जवाब देने के लिए, लेकिन शायद सबूत सुनने के बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया और इस वक्त नईमुल हक साहब का फोन बंद है। नईमुल हक साहब से आज हमारी कमिटमेंट हुई थी कि वो जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से जवाब देंगे और जो सबूत हमने रखे थे तांदलेवाला शुगर मिल्स के हवाले से और सुपीरियर टेक्सटाइल मिल्स के कर्जे के हवाले से उस पर जवाब देंगे। नईमुल हक साहब टेलीफोन लाइन पर थे हमारे साथ। कमिटमेंट के बावजूद उन्होंने दौराने सेगमेंट ही अपना फोन मुनक़ता कर दिया, हमारे साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया और फोन भी बंद कर दिया। अभी भी हमारा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म मौजूद है। जहांगीर खान तरीन साहब या तहरीक इंसाफ से कोई भी और अगर आकर अपना मौक़िफ़ देना चाहता है तो वो दे सकता है। सबूत हमारे पास बहुत अहम नाकाबिले तरदीद मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है मौक़िफ़ देना, दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुनना भी ज़रूरी है। तो हम बार बार प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म को मौजूद रखेंगे। प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म हासिल रहेगा ख़ासतौर पर जहांगीर खान तरीन साहब के लिए कि वो आएँ और अगर ये डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं या इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी बात झूठी है या कोई भी बात गलत है तो उसकी तरदीद करें। प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, आएं और बात करें। नईमुल हक साहब कमिटमेंट के बावजूद सेगमेंट के दौरान अपना फोन काट गए, मौजूद थे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया और उसके बाद उन्होंने अपना फोन भी बंद कर दिया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि अमेरिका में भारतीय लॉबी एक बार फिर जीत गई है और अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद में रखना डाल दिया है और इसका फर्क पाकिस्तान को मिलने वाले 8 F-16 तैयारों पर पड़ेगा। जी वेलकम बैक। अमेरिका में मौजूद भारतीय लॉबी जीत गई है और पाकिस्तान को मिलने वाले मजीद 8 F-16 तैयारों के हवाले से जो इमदाद मिलनी थी वो रोक दी जाने वाली है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कमजोर पड़ रही है।
अमेरिका से खबर आई है कि पाकिस्तान को जो मजीद 8 F-16 तैयारे मिलने थे और उनके लिए जो अमेरिका से इमदाद मिलनी थी $430 मिलियन की, अमेरिका की कांग्रेस कमेटी ने उसमें रखना डाल दिया है। इस तरह से $430 मिलियन की ये इमदाद पाकिस्तान को फिलहाल मिलने का मामला खटाई में पड़ गया है और इस तरह इस इमदाद से जो पाकिस्तान को मजीद 8 F-16 तैयारे मिलने थे उनकी फराहमी भी खटाई में पड़ गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान को मिलने वाली एक और फौजी इमदाद जो कि $700 मिलियन के करीब है वो भी खटाई में पड़ गई है। उसमें भी अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने रखना डाल दिया है। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी पर अमेरिका में मौजूद भारतीय लॉबी का असर रसूख किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन आज जो सवाल पैदा होता है वो ये कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अमेरिका में भारतीय लॉबी के सामने कमजोर क्यों पड़ गई है। F-16 तैयारे पाकिस्तान को मिलने कितने इंपॉर्टेंट हैं और खासतौर पे जो फौजी इमदाद मिलनी है $700 मिलियन की, वो पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है। ये सब सवालात लेके चलेंगे हम इस्लामाबाद, जहां से मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मुमताज रहनुमा और अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर शहरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शहरी साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आप चूंकि अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर भी रही हैं तो भारतीय लॉबी वहां पर बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कमजोर क्यों पड़ रही है खासतौर पे इस मामले को लेकर? जी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अमेरिका में हमेशा से भारत की एग्रेसिव डिप्लोमेसी से हमेशा कमजोर रही है। उसकी कुछ वजूहात हैं और कुछ स्ट्रक्चरल हैं। एक तो इस वक्त जो मैं समझती हूँ खास सिचुएशन क्राइसिस जो बनती जा रही है वो ये है कि आपके पास एक फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जो एक एम्बेसी को गाइड कर सके। गाइड क्या, एम्बेसी गाइड करती है लेकिन फॉरेन मिनिस्टर आगे पीछे से कर चुके हैं। फॉरेन अफेयर्स का एक पूरा जो पोर्टफोलियो है खासा निगलेक्टेड है और ये भी इस वक्त बोल बोल के मेरा तो कम से कम हालात सूख गया है कि अमेरिका में भारत के 4 लॉबियस्ट हैं इस वक्त। उसके अलावा उनका जो वहाँ की कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, उसके जो असर और वसूख हैं और उसके जो रवाबित हैं अमेरिका में इजराइल की सुपर पैक्स में, वो सबको पता है, ये बात आया है। तो आपके पास अभी तक इस हुकूमत ने लॉबियस्ट क्यों नहीं अपॉइंट किया? कम से कम 2 होने चाहिए थे। एक आपके कौमी बयानिए को वहाँ बरकरार रखने के लिए, एक नेशनल नैरेटिव को, और दूसरा एक अगर आपके दिफाई एड आ रही है, ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं तो एक नॉर्मल लॉबियस्ट भी रखा जाता है जो इस हुकूमत ने बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ है। वहाँ के सिस्टम में बगैर लॉबियस्ट के नहीं चला जाता। आपने जो डिफेंस एड की बात की है इसी पर सवाल करूंगी कि सिर्फ F-16 वाली $430 मिलियन की इमदाद ही नहीं बल्कि जो दूसरी फौजी इमदाद है $700 मिलियन की, वो भी बंद कर दी गई है। पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान हो सकता है अगर ये F-16 तैयारे मजीद नहीं मिलते और वो $700 मिलियन की फौजी इमदाद में भी कोई मजीद रखना पड़ जाता है? जी, ये एक तो देखिए ये होने वाला था, ये बार बार इस पर डिस्कशन हुआ है कि जब अफगानिस्तान की अमेरिका की फौजें अपना इनखला करेंगी और अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोस्चर बदलेंगी तो वो फिर पाकिस्तान की इफादियत अपनी स्ट्रेटेजिक और डिफेंस यानी के किरदार में वो नहीं समझती कि उसका ये कलीदी हिस्सा होगा और वो समझती हैं कि इस पूरे खित्ते में साउथ और सेंट्रल एशिया में अब उनका मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी प्रिंसिपल पार्टनर इंडिया होगा। वो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया। तो पाकिस्तान को सिर्फ कहा है सिर्फ अपने टाइज ओपन करने के लिए, अपनी एक साख को बरकरार रखने के लिए काफी इकदाम उठाने थे जो नहीं उठाए हैं। आप ये एक अच्छे एम्बेसडर पर ये बात छोड़ नहीं सकते। वो बेशक कॉम्पिटेंट एम्बेसडर जलील अब्बास जिलानी अपना काम बेहतरीन जानते हैं, वो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, लेकिन एक एम्बेसी अकेले ये काम नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहर रहमान साहिबा अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर इस बात की अहमियत पे जोर दे रही थी कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अमेरिका में कमजोर है और इसको अगर मजबूत करना है तो लॉबी मजबूत करनी होगी, क्योंकि अमेरिका में भारत की लॉबी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान के मुकाबले में। लेकिन अमेरिका में क्या सेंटिमेंट है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त क्या सोच पाई जाती है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सोच पाई जाती है, ये जानने के लिए चलेंगे हम वॉशिंगटन, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार
मोईद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम मोईद यूसुफ साहब, और ये बताइएगा कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो इमदाद में खासतौर पे $430 मिलियन की जो कि F-16 की खरीदारी के लिए डलनी थी, उसमें रखना डालने का मतलब क्या है? क्या F-16 की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी पाकिस्तान को? जी रिदा, देखिए इसमें एक बात समझना जरूरी है कि पहली तो ये चीज है कि बीबीसी की जो स्टोरी है जिसपे ये सारा अभी वावेला मचा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये आज से 6-8 हफ्ते पहले सेनेट की जो खारजा रिलेशंस की कमेटी है अमेरिका की, उन्होंने एक फैसला किया था। यहाँ पे दो चीजें अलहदा चलती हैं। एक ये है कि F-16 तैयारे की सेल पाकिस्तान को होनी है या नहीं। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने हिल को, कांग्रेस को ये कहा कि हम ये तैयारे बेचना चाहते हैं, ये अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में है। वो कांग्रेस ने, सेनेट की खारजा कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया कि आप ये बेचिए, हमें एतराज नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल जो अलहदा फैसला होना था वो ये था कि इसके अखराजात कौन उठाएगा। उसमें ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि एक मिलिट्री असिस्टेंस का एक अकाउंट होता है FMS, अमेरिका उसमें से पैसे देगा पाकिस्तान को इन तैयारों को खरीदने के लिए। उस पे कांग्रेस ने कहा, सेनेट की खारजा कमेटी ने, कि नहीं, पैसे पाकिस्तान खुद दे और तैयारे आप बेच लें। और वो पैसे इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि वो अफगानिस्तान के पस मंजर में कांग्रेस में, आप मालूम है आपको, पाकिस्तान का तासुर बहुत मंफी है। उस पर बात होती है कि जी हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ नहीं किया, तालिबान से बात नहीं करवा सके, वगैरह वगैरह। तो क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सी चीजों में हमारा साथ नहीं दिया। जी, लेकिन मोईद साहब, ये जो आपने बात की है, तो यही सवाल करना चाहूंगी कि अमेरिकन कांग्रेस कमेटी में पाकिस्तान का तासुर इतना मनफी क्यों है और भारतीय लॉबी का उस पर असर रसूख क्यों है? देखिए रनीता, ये कोई नई चीज नहीं, तो पिछले 10-12 साल से इसी तरह मुसलसल चलता जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो असल बहस है खित्ते की, वो अफगानिस्तान के हवाले से हो रही है, क्योंकि वहाँ फौजी है, वहाँ पे आपको पता है हालात भी इस वक्त बुरे से बदतर होते जा रहे हैं। तो इसलिए जब अफगानिस्तान की बात होती है, आप किसी भी एंगल से पाकिस्तान की बात करें तो सियासी पहलू आ जाता है, और उसमें ये बात होती है कि ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में उतनी मदद नहीं की जितनी करनी चाहिए। जहां तक भारतीय लॉबी का ताल्लुक है, मेरे नजदीक अफगानिस्तान का मामला उससे थोड़ा सा हटके है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात पे बात वहां ज्यादा होती है, लेकिन कांग्रेस में असल मामला अफगानिस्तान का है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोईद यूसुफ वाशिंगटन से सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में जारी नाम नेहाद स्टिंग ऑपरेशन पाकिस्तान की सहाफत पर एक गहरा धब्बा है। जी, वेलकम बैक। मुल्क में जारी नाम नेहाद सहाफती स्टिंग ऑपरेशन मुल्क में सहाफती इकदार के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तान की सहाफती तारीख में आज एक अनोखा वाकया हुआ जब सिंध असेंबली में एक निजी टीवी के एंकर पिस्तौल लिए, बल्कि अपने साथी को लिए जिसके पास पिस्तौल था, सिंध असेंबली के ऐवान में जा पहुंचे। कहानी क्या है, खुसूसी तौर पे हम आपको सुनवाते हैं कि निजी टीवी ARY के एंकर पर्सन इकरारुल हसन, जो कि प्रोग्राम सरेआम करते हैं और इसमें वो एक्सपोज करते हैं मुआशरे की नाइंसाफियां, मुआशरे में होने वाले गलत काम, वो आज ये एक्सपोज करने के सिंध असेंबली की सिक्योरिटी कैसी है, एक स्टिंग ऑपरेशन करने अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच गए। इकरारुल हसन के पास जर्नलिस्टिक पास था, जो कि किसी भी असेंबली में जाने के लिए जरूरी होता है कि पास आपके पास हो। वो पास इकरारुल हसन के हाथ में तो था, लेकिन उनके साथियों के हाथ में नहीं था। और पाकिस्तान में बल्कि कहीं पर भी ये अमूमन रिवायत है कि जब किसी नॉन पर्सनालिटी को देखते हैं, कोई भी मीडिया पर्सन खासतौर पे कहीं पर भी जाए, तो उसके आसपास के लोगों को जान पहचान की बिना पर कहीं पर भी आने जाने की इजाजत दे दी जाती है। तो ऐसा ही हुआ कि इकरारुल हसन चूंकि जाने माने एंकर पर्सन है, तो उनके साथ भी जो लोग थे उनकी रस्मी तलाशी ली गई और उनको अंदर जाने दिया गया। इकरारुल हसन साहब पर भरोसा किया गया, उन
पर एतमाद किया गया। लेकिन इकरार साहब पहुंच के सिंध असेंबली के ऐवान और वहां पर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाने की भी कोशिश की, कायदे ऐवान के पास जाने की भी कोशिश की, जो कि असेंबली रूल्स एंड रेगुलेशन और ऐवान के तकद्दुस के बिल्कुल खिलाफ है। शायद इकरार साहब को यह बात मालूम ना हो, या अगर उनको मालूम थी तो उस वक्त उनके जहन से महव हो गई थी। लेकिन आज के इस चौंका देने वाले और शॉकिंग इंसिडेंट ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या इस तरह के नाम निहाद स्टिंग ऑपरेशन पाकिस्तान में सहाफत के लिए कोई अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं, या पाकिस्तान की सहाफत के लिए शर्मिंदगी के दाग बन रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन जर्नलिज्म में दुनिया भर में सहाफत के लिए कोई नई बात नहीं है। अमेरिका में बड़े बड़े ऐसे सहाफी हैं जो कि अंडर कवर जर्नलिज्म करते रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशंस करते रहे हैं। हंटर थॉमसन इनमें से एक थे, एलेक्स डॉलन इसमें से एक थे, नेली ब्ली एक खातून थी, अंडर कवर जर्नलिस्ट थी, स्टिंग ऑपरेशन करते रही, पैम जैकमैन। इन सब लोगों को आप गूगल करें तो इनकी हिस्ट्री वहां पर मौजूद है। लेकिन साथ ही ये भी हकीकत है कि कानूनन अमेरिका में FBI के अलावा कोई भी स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल सहाफी वहां पे अंडरकवर जर्नलिज्म करते रहे हैं। हमसाया मुल्क भारत की अगर मिसाल ले ली जाए तो पिछले साल 24 अप्रैल को वहां चीफ जस्टिस साहब ने एक रूलिंग दी कि मीडिया के लिए नामुमकिन है कि वो स्टिंग ऑपरेशन करे, और अगर स्टिंग ऑपरेशन होता है तो तहकीकाती इदारे इस बात के मजाज हैं कि उस स्टिंग ऑपरेशन करने वाले शख्स को हिरासत में ले सकें या तफ्तीश भी कर सकें। भारत की ही मिसाल अगर ली जाए तो वहां पे ऑपरेशन वेस्ट एंड एक बहुत मशहूर स्टिंग ऑपरेशन है। लेकिन बहरहाल ये अंडरकवर जर्नलिज्म, ये स्टिंग ऑपरेशन सहाफत के ऐसे ग्रे एरियाज हैं कि जिन पर बहुत बहस भी हो सकती है, बहुत से सवालात भी उठाए जा सकते हैं। यही सवाल लेके चलते हैं हम सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि क्या स्टिंग ऑपरेशन के नाम पे कोई भी एंकर पर्सन या कोई भी सहाफी पिस्तौल लेके किसी भी जगह, किसी भी इमारत या खास तौर पे किसी भी असेंबली या ऐवान में दाखिल हो सकता है? देखिए गरीना, जो आपने जितनी भी गुफ्तगू की है बसद अदब मुझे उससे कुछ इख्तलाफ है। तो पिस्तौल लेके दाखिल होने की कोशिश करेगा अगर किसी वारदात के लिए, तो इसकी तो मजम्मत की जाएगी और फिर कानून के मुताबिक की सलूक होना चाहिए जी। लेकिन अगर कोई पिस्तौल लेता है जिसमें गोलियां भी नहीं है और वो सिर्फ ये दिखाने के लिए लेता है कि सिक्योरिटी इंतजाम नाकिस हैं, तो इसका तो उसको हक हासिल है और इसकी मजम्मत नहीं की जा सकती। और ये सहाफती ज़ाब्ता अखलाक और सहाफती अख्तार हैं, उनकी खिलाफ वर्जी भी थी। क्योंकि जब इकरारुल हसन का जो वाकया है उसमें जब वो सिक्योरिटी से गुजर रहे थे जी, तो सिक्योरिटी के लोगों पर लाजिम था कि वो उनकी तलाशी देते। अब ये कोई उज़र नहीं है कि किसी अखबार वाले की तलाशी नहीं ली जाएगी या एंकर पर्सन को देखकर उसके साथ मुरब्बत बरती जाएगी। यही हमारे यहाँ सिक्योरिटी का मसला है। देखिए, मैं अभी चंद रोज पहले मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ यहाँ हमारे सरहद के ऊपर वाघा पे जी। तो वाघा पर मेरी गाड़ी जो थी मुतलका हुकाम को मैंने उसका नंबर दिया और वो गाड़ी का नंबर लिख लिया गया ताकि वो अंदर जा सके, आगे जा सके। मगर वहां जो ब्रिगेडियर इंचार्ज थे उन्होंने मुझे जब रिसीव किया तो उन्होंने कहा चलिए मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ाता हूँ जी। वो जब मैं उनकी गाड़ी में बैठा और उनकी गाड़ी जब आगे पहुंची तो उसको रोक दिया गया कि नहीं साहब, आपकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती क्योंकि इसका नंबर यहाँ दर्ज नहीं है जी। और ये बड़े परेशान कुन बात हुई। उन्होंने बहुत कोशिश की, हमने भी कहा, उन्होंने कहा नहीं आपकी गाड़ी का नंबर यहाँ नहीं है। लेकिन शामी साहब जो मेरा सवाल है, जो इस वक्त बहस शुरू हो गई है, वो ये कि क्या कोई भी सहाफी, कोई भी एंकर पर्सन पिस्तौल लेके किसी भी ऐवान में, किसी भी जगह में, किसी भी जगह पर स्टिंग ऑपरेशन के नाम पे दाखिल हो सकता है? खासतौर पे जो आजकल एक फिल्म मालिक सामने आई है जिसपे एतराज ये किया जा रहा है कुछ हलकों की तरफ से कि उसमें कानून हाथ में लेने की तरगीब दी गई है, तो क्या इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन भी पिस्तौल हाथ में उठा के किसी भी जगह पे घुस जाने की तरगीब नहीं देंगे? नहीं, देखिए, अगर तो वो पकड़ा जाता शख्स मौके पर और सिक्योरिटी के लोग उसको गिरफ्तार कर लेते जी, तो फिर तो वो मुजरिम बन जाता जी। और ये कहते कि इसने ये कोशिश किया दाखिल होने की, तो वो पकड़ा नहीं गया और उसकी पिस्तौल में गोलियां भी नहीं, इसका मतलब यह है कि वो किसी मुजरिमाना नियत से नहीं गया था जी। वो सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि सिक्योरिटी के इंतजाम नाकिस, और ये बात उसने साबित कर दी।
जब उसका पिस्तौल चेकिंग के बगैर अंदर चला गया। तो अब जब वो ये काम ऐसा हुआ और तो फिर उस पर उसको दाद दी जानी चाहिए, फिर उसकी मजम्मत नहीं की जा सकती। ये उसने एक रिस्क लिया और वो रिस्क उसके अपने आप पर लिया। और मेरा तो ख्याल है कि जब उसको गिरफ्तार किया गया है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। ये जो हुक्काम है इनको अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए इस तरह की हरकतें करने का कोई हक नहीं। ठीक है, और इसमें जो इस मामले में जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जो कानून कहता है, जैसा कि आज होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, कुछ देर में हम उनकी गुफ्तगू भी सुनवाएंगे, उसके बारे में शामी साहब क्या कहेंगे? नहीं, कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है। सिक्योरिटी वालों ने उसको रोका क्यों नहीं है? फिर दूसरी बात यह है, वो पिस्तौल, लोडेड पिस्तौल लेके अंदर नहीं गया। ठीक है, सिर्फ ये सिंबॉलिक एक उसकी एक्टिविटी थी। ठीक है, और ये सिक्योरिटी, आप देखिए इसका मतलब है सिक्योरिटी के इंतजाम कितने नाकस है। स्पीकर के चैम्बर तक पहुंच सकता है, ऐवान के अंदर पहुंचने की कोशिश कर सकता है, और हमारी सिक्योरिटी के इंतजाम नाकस हैं। जगह जगह ये काम होता है, दिन रात हम ये इसका मुशाहिदा करते हैं। इसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। हमें कतन ये जो आला हुकाम है इनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। इनको कोई हक नहीं है कि अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए अक़वामुल हसन के खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये था आज का प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से पहले हम आपको आज के सवाल का रिजल्ट दिखा दें। सवाल हमने किया था कि स्टिंग ऑपरेशन पाकिस्तान में, सहाफती स्टिंग ऑपरेशन क्या सहाफती इक़दार की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? तो इस वक्त आधे लोग समझते हैं, तकरीबन 50% के बिल्कुल सहाफती इक़दार की खिलाफ वर्जी है, और 50% के करीब ही लोग समझते हैं कि सहाफती इक़दार की खिलाफ वर्जी नहीं है। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।